गुड इवनिंग बच्चों। अभी तक हमने 6 पार्ट्स में क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया बच्चों, जिसमें एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हो गया, टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस किया। मेजर जो क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं उनके बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में पढ़ा। अब बच्चों हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है बोर्ड में। बच्चों टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, तो टेक्नोलॉजिकल का मतलब तुम लोग समझ रहे हो, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये होता है जो किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, और रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, चूँकि ये चैप्टर एग्रीकल्चर का है, तो जो भी रिफॉर्म्स यानी जो भी सुधार है वो हम एग्रीकल्चर से ही जोड़कर देखेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में किस तरह के तकनीकी और संस्थागत सुधार किए गए। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि रिफॉर्म्स क्यों किए जाते हैं। रिफॉर्म्स एक पॉजिटिव चेंज होता है, एक सकारात्मक परिवर्तन होता है जो और अच्छा करने की ओर इशारा करता है। कृषि एक प्राचीनतम व्यवसाय है, प्राचीनतम, एंशिएंट, हजारों वर्ष से मनुष्य कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है। क्योंकि खेती करना कोई शौक नहीं है, है ना, कोई हॉबी नहीं है बच्चों। ये हमारे सर्वाइवल से जुड़ी हुई चीज़ है। खेती नहीं करेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो कृषि पूरी तरह से प्राकृतिक जो चीज़ें हैं या अवयव हैं उन पर निर्भर करती थी। यानी जो एग्रीकल्चर है उसका सही तरीके से होना नेचर पे डिपेंड करता था, अभी भी करता है। लेकिन कुछ परिवर्तन आए, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग ने नए डिस्कवरी की, इन्वेंशंस किए, साइंटिफिक अप्रोच जब ह्यूमन बीइंग का काफ़ी ब्रॉड हो गया, तो कृषि भी इससे अछूता नहीं था। खेती में भी नए नए प्रयोग होने लगे। जो हम लोग प्रिमिटिव टूल्स, जो हम प्राचीन काल से जो औजार उपयोग कर रहे थे, या जो विधियां, जो तौर तरीके हम अपना रहे थे कृषि के क्षेत्र में, उनकी जगह नई चीज़ों ने ले ली। जो नई नई खोज वैज्ञानिकों ने की, तो हमने नया या परिवर्तन, कोई भी नया परिवर्तन क्यों होता है? नया परिवर्तन इसलिए होता है बच्चों क्योंकि वो पुराने की तुलना में हमें ज़्यादा बेनिफिट देता है, हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है। ठीक है, इसीलिए नया परिवर्तन होता है। नए परिवर्तन को हम अपनाते भी इसीलिए हैं, क्योंकि कोई भी परिवर्तन अगर बुरा होगा या घाटा देने वाला होगा, निश्चित रूप से हम उस परिवर्तन को नहीं अपनाएंगे। हम किसी भी नई चीज़ को क्यों अपनाते हैं? क्योंकि वो हमें पुराने की तुलना में, इन कंपैरिजन विथ ओल्ड, वो हमको ज़्यादा बेनिफिटेड होता है, ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा सुविधाजनक, है ना, कन्वीनियंट होता है। तो इसी तरह से तकनीकी स्तर पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे
एग्रीकल्चर में नए नए इन्वेंशन हुए, नए इम्प्लीमेंट्स हुए, नए टूल्स आए, है ना। चाहे वो मैकेनिकल वे में हो, चाहे वो बायोलॉजिकल वे में हो, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ हो या मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ हो, हर तरीके से नए नए इम्प्लीमेंट्स आए। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और हमने अपनाया क्योंकि एग्रीकल्चर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना था। बच्चों, एक होता है ना, एक कहावत है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, ज़्यादा ह्यूमन बींग्स इस धरती पे आ गए, या अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो हम भारत की बात करते हैं, तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी तो ज़मीन पर जो लैंड है या सॉइल है उस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। क्या प्रेशर बढ़ा? ज़्यादा लोग हैं तो उनको खिलाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए ज़्यादा फूड क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे किसी भी क्रॉप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हम ही से रिलेटेड है। तो हमको उतनी ही ज़मीन में, जितनी ज़मीन थी, ज़मीन तो बढ़ी नहीं, उतनी ही ज़मीन में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो हमारी आवश्यकता हो गई। और यही आविष्कार की जननी है, यानी आविष्कार, न्यू इन्वेंशन भी इसीलिए होने शुरू हुए। तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकल। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या होता है? देखो, संस्था, अब मैं ये संस्था क्या होता है मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ये पढ़ाना शुरू कर दिया तो ये पूरा एक चैप्टर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर संस्था का मतलब है, इस हेडिंग में संस्था का मतलब है सरकारी व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था, द अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार का होना, जो हमारा शासन है, प्रशासन है, उसने कृषि के लिए क्या किया, कृषि या खेती में अच्छे सुधार, है ना, पॉजिटिव रिफॉर्म के लिए उसने क्या किया, सरकार ने क्या किया अपने तरफ से, कौन कौन सी नीतियां बनाई, कानून बनाए, या कौन सी नई योजनाएं बनाई। समझ गए? तो अब हम इस हेडिंग में यही पढ़ेंगे बच्चों, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. ठीक है, इसमें कोई समझाने जैसी चीज़ नहीं है। पिछले पेजों में हमने ये पढ़ा कि भारत में जो है कृषि जो है वो हजारों वर्ष से हो रही है। Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. बिना किसी तकनीकी या संस्थागत परिवर्तन के हम हजारों वर्ष से सस्टेन किए हुए हैं एक ही तरह की जो लैंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, एक ही तरह से हम हजारों वर्षों से कृषि किए जा रहे हैं, खेती किए जा रहे हैं। इसने हमारे कृषि के विकास में बाधा पहुंचाई है, और जो कृषि के विकास की जो गति है, कृषि के विकास की जो गति है वो धीमी पड़ गई है। पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, है ना। कहने का मतलब ये कि हमने हजारों वर्ष तक एक ही तरीके से खेती की, किसी भी नएपन को नहीं अपनाया, नई तकनीक का प्रयोग नहीं किया, तो हम पिछड़ गए कृषि के विकास में। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. अगर हम इरिगेशन की फैसिलिटी को अगर एक बार को भूल जाएं, सिंचाई की जो नई नई फैसिलिटी है, नई नई सुविधाएं, सिंचाई की जो भी स्रोत हैं, यानी फसल में पानी देने के जो तरीका होता है जिसको हम इरिगेशन बोलते हैं, है ना, उसके विकास को अगर हम छोड़ दें तो आज की डेट में भी भारत के एक बहुत बड़े भाग में जो किसान हैं वो बारिश यानी वर्षा और मिट्टी की जो प्राकृतिक उपजाऊपन है, उर्वरा शक्ति है, उसी पर निर्भर करते हैं, उसी को आधार मानकर खेती करते हैं। मतलब कहने का
कि वो वही हजारों साल पुराना जो तौर तरीका है कि भैया मिट्टी ने हमें, इस मिट्टी ने, इस ज़मीन ने हमको जो फसल दे दी वो हमारी, हम मतलब एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना, खाद वगैरह देना या अन्य चीज़ों का प्रयोग करना, उसकी तरफ आज की डेट में भी हमारे देश में बहुत सारे किसान नहीं जाते। वो ऐसे ही खेती करते हैं पुराने तौर तरीक़ों से, और सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं है। बारिश हो गई तो फसल अच्छी हो गई, जिस साल सूखा पड़ गया, बारिश कम हुई तो फसल भी नहीं हुई। ठीक है, आज की डेट में भी बच्चों तुम लोग सुनते होगे, अक्सर न्यूज़ चैनल पे देखते होगे, सुनते होगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे कि फलाने जगह किसी किसान ने जो है आत्महत्या कर ली, है ना, कर्ज में डूब कर और ऐसे वैसे। ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है, बुंदेलखंड इलाका जो आपका है, वो बहुत वर्षों से वहाँ पे बारिश अच्छी प्रकार से नहीं हो रही है। ठीक है, और मैंने बताया कि अधिकतर किसान आज भी बारिश पे ही निर्भर करते हैं, वर्षा पे ही निर्भर करते हैं खेती के लिए। तो वहाँ से बहुत सारी सूचनाएं आती थी कि किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी ज़मीनों को बेच रहे हैं, क्योंकि वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, खेती से उनको लगातार घाटा हो रहा है। ठीक है, फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेज अ सीरियस चैलेंज, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत गंभीर चुनौती है। क्यों? क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है मतलब मुंह बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, खाना चाहिए, ज़मीन उतनी ही है, हमको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो ये गंभीर चुनौती है हमारे लिए, सीरियस चैलेंज। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। कृषि जो कि हमारे देश की 60% जनसंख्या से, 60% से बल्कि अधिक जनसंख्या को जीविका प्रदान करती है, लाइवलीहुड यानी रोजी रोजगार है, खेती ही उनका व्यवसाय है, उनका मुख्य काम है ना। तो इस को गंभीर जो है, गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, गंभीर रूप से। मतलब इसको लाइटली नहीं ले सकते, बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि हम अपने कृषि क्षेत्र में किस तरह के टेक्निकल रिफॉर्म्स ला सकते हैं या किस तरह के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ला सकते हैं। Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperation, and abolition of zamindari etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. इस तरह से आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो सरकार ने इस क्षेत्र में बड़ा तेजी से काम किया, बहुत सारी नीति बनाई जमीनों के बारे में, भूमि के बारे में। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है, कलेक्टिवाइजेशन या कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, इसको समझाता हूं बच्चों। क्या होता है, पहले क्या था बच्चों, जैसे एक किसान है, गांव में कोई किसान है, उस किसान के पास मान लो कि 10 बीघे ज़मीन है। छोड़ो 10 बीघा, बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, है ना, जो एक यूनिट है मैं उसमें बात करता हूँ। एकड़ तो सब समझेंगे। मान लो कि उस किसान के पास कुल मिलाकर 10 एकड़ ज़मीन है। तो बच्चों पहले क्या होता था कि पता चला कि उसके पास उसकी 1 एकड़ ज़मीन उसके घर के पास है, 1 एकड़ का प्लॉट, फिर 3 एकड़ का प्लॉट जो है उसका 2-3 किलोमीटर दूर किसी और जगह है, किसी और गांव में है, फिर 2 एकड़ का प्लॉट फिर कहीं 3 किलोमीटर किसी और डायरेक्शन में है, फिर 1-2-1.5 एकड़ का जो प्लॉट है वो कहीं और है। मतलब कहने का जो उसका 10 एकड़ का प्लॉट है वो एक जगह नहीं है, दूर दूर इधर उधर है, कोई किसी एरिया में, कोई किसी एरिया में, कोई किसी एरिया में। इससे क्या होता था बच्चों, इससे बहुत लॉस होता था। छोटे छोटे लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे लैंड प्लॉट्स होते थे, और किसान जो है वो मतलब एक सामूहिक रूप से एक जगह बढ़िया से खेती नहीं कर पाता था, इससे प्रोडक्शन पे असर पड़ता था। सरकार ने क्या किया आज़ादी के बाद
कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स या कलेक्टिवाइजेशन, मतलब एक चकबंदी नाम का एक कानून बनाया। चकबंदी हम लोग जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में चकबंदी नाम का एक कानून है। उसमें क्या था कि भाई किसान की जो ज़मीन है दूर दूर इधर उधर है, एक प्लॉट उधर है एक प्लॉट है, तो सबका एवेल्युएशन करके सबकी मालियत लगाकर, मालियत यानी सबका एक निश्चित दाम तय करके उस किसान को किसी एक जगह पूरी ज़मीन दे दी जाती थी कि भाई तुम इस जगह अपनी जितना इधर उधर तुम्हारी ज़मीन है वो सब मिला करके एक जगह तुम अपनी ज़मीन ले लो, तुम्हारा एक ही प्लॉट हो जाए। ठीक है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, है ना, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि हर जगह की ज़मीन की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। कुछ ज़मीनें जो सिंचित ज़मीनें होती हैं, वेल इरिगेटेड ज़मीन होती हैं, फर्टाइल होती हैं, तो उसकी कीमत कुछ और होती है। थोड़ी सी जो इनफर्टाइल होती है या फिर वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है। तो लेकिन एक उसकी वैल्यू निकाल करके, किसान की हर ज़मीन की वैल्यू निकाल करके उसको एक ही जगह पूरी दे दिया गया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। तो इससे क्या हुआ, उस किसान को फ़ायदा हो गया, उसको हर जगह अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसको अपने एक ही लैंड होल्डिंग है, बड़ी सी लैंड होल्डिंग है, उसी में उसको एक तरह की पूरी खेती करनी है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ठीक है, इसके बाद आते हैं कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी किसानों की सहायता के लिए कोऑपरेटिव्स बनाए गए। सहकारिता की मदद ली गई। सहकारिता यानी सरकार ने कहा कि हमारे किसान किसी पे निर्भर न रहें, वो सरकार पे भी निर्भर न रहें। ठीक है, सरकार के सामने भी वो हाथ जोड़कर न खड़े हों मदद के लिए, वो खुद अपनी मदद करें, सरकार पीछे से बैकअप देगी, पीछे से सहायता देगी। तो सहकारी समितियां बनाई गई, यानी किसानों ने अपने ही बीच के किसानों के साथ मिलकर, है ना, समितियां बनाई, है ना, और उसमें बहुत सारी सुविधाओं का विकास किया। पीछे से सरकार ने भी उनको सब्सिडी दी, सहायता दी कि भैया हमारा भी बैकअप है, आप खुद अपनी सहायता करो, खुद आप पैसा जमा करो, खुद आप फसल उगाओ, खुद खाद बीज वगैरह सरकार ने कहा कि हम देंगे आपको, कम रेट में देंगे, लेकिन आप उसको खुद मैनेज करो। तो सहकारी और बैंकिंग आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी। आज़ादी से पहले अंग्रेजों के ज़माने में बच्चों जमींदारी चलती थी। जमींदारी का मतलब होता था जैसे एक आदमी, एक ताकतवर आदमी, ठीक है, हजारों एकड़ का मालिक होता था, है ना। 10, 20, 15, 20, 30 गाँव में जितनी भी कृषि की भूमि होती थी उसका एक ही परिवार या एक ही आदमी उसका मालिक होता था, है ना। मालिक होता था लेकिन उसको खेती से कोई लेना देना नहीं होता था, यानी उसके पैर में मिट्टी नहीं लगती थी, या उसके परिवार के मेंबर्स हैं उनके पैर में कभी मिट्टी नहीं लगती थी, लेकिन वो ज़मीनों का मालिक होता था। वो क्या करता था, टिनेंट्स यानी बटाईदार, यानी जो गांव में भूमिहीन जो लोग होते थे उनको वो किराए पे दे देता था। अलग अलग गांव में अलग अलग किसानों को ज़मीनें अपनी किराए पर दे देता था कि ये लो मेरी ज़मीन है, इस पर खेती करो और बदले में मुझे किराया दो, पैसे के रूप में, चाहे जो फसल बो रहे हो उसके रूप में। कहने का मतलब ज़मीन पर खेती या मजदूरी या पसीना बहाने वाले जो अन्य लोग होते थे, लेकिन ज़मीनों का मालिक वो होता था जिसके पैर में मिट्टी भी नहीं लगती थी, है ना। किसान वो कहलाता था जिसने कभी किसानी की नहीं, और बेचारे वो लोग जो उस ज़मीन पर जाते थे, अपना पसीना बहाते थे, ठीक है, मेहनत करते थे, वो इतनी मेहनत करने के बाद भी वो उस ज़मीनों के ऑन पेपर, कागजी रूप से मालिक नहीं होते थे। ठीक है, तो सरकार ने आज़ादी के बाद ये ज़मींदारी एक्ट ख़त्म, मतलब सरकार ने एक कानून बनाया कि एक लिमिट में, एक सीमा से अधिक एक व्यक्ति के नाम से ज़मीन नहीं होगी, है ना। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि इतने एकड़ से एक व्यक्ति के नाम पर इतने एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी। ठीक है, और सरकार ने इसके लिए ज़मीनों को बांटा भी। भूमिहीन जो थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, जो किसान खेती कर रहे थे जिस ज़मीन पर, भले ही वो ज़मींदार के नाम से थी, सरकार ने उन किसानों को वो ज़मीनें दे दी कि आप इतने वर्ष से
इतने सालों से इस पर खेती कर रहे हैं, तो असली मालिक आप ही हुए। ठीक है, तो इस तरह से ज़मींदारी व्यवस्था को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया। ये भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था। ठीक है, लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान। आज़ादी के बाद जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी, उसमें भूमि सुधार, इसको सबसे ज़्यादा वरीयता दी गई, यानी प्रमुखता से इस पर कार्य किया गया। भूमि सुधार मतलब यही जो मैंने अभी बताया आपको, ये जो कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ये सब। ठीक है, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अब क्या हुआ, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अब भारत में जो है बच्चों, एक संपत्ति का अधिकार होता है। इसमें क्या होता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी ज़मीन जो है वो बेटों को मिल जाती है। ठीक है, अब तो खैर नया कानून बन गया, अब तो बेटियों को भी मिलता है, बेटियां भी बराबर की हकदार होती हैं। लेकिन बहुत वर्षों तक ये कानून था कि पिता की मृत्यु के बाद जो ज़मीन होती है वो अपने आप बेटों की हो जाती है। तो अगर पिता है, पिता के 2 पुत्र हैं, तो मान लो उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, पिता के पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो पुत्रों के पास 5-5 एकड़ हुई। अब वो 2 पुत्र हैं, उन दोनों पुत्र के भी 2-2 बेटे हुए, तो अब वो 5 एकड़ भी अब 2.5 एकड़, 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ हो गया, यानी 2.5 एकड़ के 4 प्लॉट्स हो गए। फिर उनके भी बच्चे होंगे, तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होते गए। जो लैंड होल्डिंग्स है वो स्मॉल हो गई, छोटी हो गई। छोटी ज़मीन में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? छोटी ज़मीन पे उतने अच्छे तरीके से हम छोटे ज़मीन के छोटे टुकड़े पे आप उतने अच्छे तरीके से खेती नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से भी जो है क्या होता है, इसकी वजह से भी प्रोडक्शन। तो ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, उसने तो पहले से ही ज़मीनों के टुकड़े करने शुरू कर दिए। भले ही आप उसको ज़मीन के टुकड़े करो या ना करो, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन तो खुद ही कम होती जाएगी। मतलब कम नहीं होगी, ज़मीन उतनी ही है, लेकिन उसका जो बाइफर्केशंस हैं, उसके जो टुकड़े हैं वो होते जाएंगे, ज़मीन की जो सीमाएं हैं वो छोटी होती जाएंगी। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनैक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूकवार्म। कानून तो बन गया, भारत सरकार ने कानून तो बना दिया भूमि सुधार के लिए, लेकिन उसको लागू करने में ये नज़र आया कि बहुत ही धीमे धीमे, है ना, मतलब उतना असरदार नहीं रहा। वो कानून लागू होने में उतना असरदार नहीं रहा, उसको लागू करने में तेज़ी नहीं दिखाई गई और न कड़ाई से उसको लागू कर पाई सरकार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. भारत सरकार ने जो कृषि सुधार है वो 1960 और 1970 के दशक में काफ़ी मतलब उस पर काम किया, और इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। बच्चों, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो एक रिमार्केबल इंसिडेंट था भारत के एग्रीकल्चर हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर मैं तुमको मतलब किताब की भाषा बताऊं, मैं रियल स्टोरी बताता हूं जो मेरे फादर ने मुझे बताई। 1960s में बच्चों, 1960s में जैसा कि मेरे फादर ने मुझे बताया था, वो उनके बचपन की बात, कि उस समय कई वर्षों तक 5 या 6 साल तक लगातार सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी। उस समय नहरें नहीं हुआ करती थीं, ठीक है, कोई डैम वैम नहीं हुआ करता था। जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो प्योरली डिपेंड अपॉन मानसून, यानी बारिश पर ही। बारिश अगर अच्छी होती थी तो खेती भी अच्छी होती थी, और अगर बारिश जिस साल नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो खेती भी चौपट। तो 6-7 साल तक लगातार सूखा पड़ा था। इसकी वजह से बच्चों देश में खाद्यान्न यानी जो
खाने वाले जो अनाज होते हैं, गेहूं चावल वगैरह, इसकी कमी पड़ गई थी, बहुत ज़बरदस्त कमी हो गई थी। पशुओं के लिए चारा नहीं हो गया था, पशु मरने लगे थे चारा के बगैर। और उस समय भारत सरकार को मजबूर होकर कुछ बड़े अमीर देशों से अनाज मंगवाना पड़ा था। तो उन्होंने अपने घटिया अनाज, अपना घटिया दूसरे दर्जे के का जो गेहूं है, ख़ासतौर से अमेरिका, वहाँ से भारत में आया था खाने के लिए। मेरे पापा बताते थे कि किस तरह से मतलब वो गेहूं राशन की दुकानों पे मिलता था, एकदम दूसरे दर्जे का, बेकार एकदम। लेकिन वो उस समय वही अमृत था, क्योंकि उस समय भारत के पास अनाज नहीं था अपने लोगों को खिलाने के लिए। ठीक है, ये 1960s की बात है बच्चों। तो भारत सरकार को बहुत मजबूर होना ये होकर सोचना पड़ा कि यार कि अगर ऐसा ही रहा तो हम अपने देश की जनता को खिलाएंगे क्या। इसीलिए सरकार ने एक क्रांतिकारी स्टेप लिया। सरकार ने क्या, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ये कोई एक घटना नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी या बड़ी बड़ी घटनाओं का एक समूह है, एक ग्रुप है। सरकार ने उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या किया, सरकार ने डैम बनाने शुरू किए कि हम बारिश पे निर्भर नहीं रहेंगे। नदियों पे बांध बनाओ, डैम बनाओ, और डैम से कैनाल, नहर निकालो, हर तरफ नहर निकालो। ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है, कल्टीवेशन लैंड है, उसको नहरों के दायरे में लाओ, ताकि सिंचाई हर जगह, हर एकदम लास्ट कोने तक, ज़मीन के टुकड़े तक पानी पहुंच जाए। ठीक है, इसमें तेज़ी से काम करना शुरू किया। उस समय बहुत सारे नदियों पर जो डैम बनाए गए। इसके बाद भारत में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री नहीं थी, जो रासायनिक खाद होती है उसकी फैक्ट्री नहीं थी। तो जर्मनी और रशिया के सहयोग से, रूस के सहयोग से भारत में कई जगह केमिकल फर्टिलाइज़र के प्लांट लगाए गए, यानी जो खाद होती है, रासायनिक खाद है ना, उसके प्लांट लगाए गए, ताकि हमारे देश के किसानों को हमारे देश में ही खाद मिले। साइंटिस्ट लोगों को उनका आह्वान किया गया, उनको मोटिवेट किया गया कि आप हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स, है ना, जो अच्छी वैरायटी के जो बीज होते हैं, ख़ासतौर से गेहूं और चावल, उसका आप विकास करिए। ठीक है, इसके बाद किसानों को बिजली मुफ्त में दी गई, कैनाल, नहरें बनाई गई बहुत तेज़ी से। अच्छे क्वालिटी के जो बीज हैं, जो वैज्ञानिकों ने डेवलप किए थे, वो किसानों को मुफ्त में दिए गए। बिजली दी गई मुफ्त में। खाद सब्सिडाइज रेट पे, एकदम कम रेट में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो दिए गए किसानों को। वैज्ञानिक जो है गांव गांव में जा जाकर किसानों से मीटिंग कर कर, किसानों के खेतों पर ले जाकर वैज्ञानिकों ने खुद किसानों को बताया कि आप इस तरह से खेती करिए, इस तरह से खेती करिए, करिए। मतलब वार लेवल पे भारत सरकार ने ऐसा किया, और इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया बच्चों। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, ख़ास तौर से वीट और राइस का, कि हमारा देश न सिर्फ इंडिपेंडेंट बन गया, बल्कि उसके पास बफर स्टॉक हो गया। यानी अगर 2-3 साल तक भी अगर बारिश नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी, तो भी हमारे देश के लोगों के पास पूरा भोजन रहेगा। इतना उसी समय FCI वगैरह, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह को डेवलप किया गया बच्चों, है ना। तो बच्चों, है ना, इस तरीके से आज का वीडियो बच्चों मैं ये यहीं पर समाप्त करता हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।